एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरी चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलिगेट साइंस का जो सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे थे जो टीजीटी साइंस में नहीं आ रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं, बस एक दो चैप्टर भी केमिस्ट्री के बचे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। और एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सभी जो केमिकल रिएक्शन केवल एल्टीग्रेड में पूछी गई हैं जिनको अलग से दे रखा है वो मैं करा दूंगा। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस ना दे करके बहुत लिमिटेड सिलेबस दिया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में भी इन्होंने पूछा हुआ है, तो बताऊंगा तो उन्हीं के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के कारण कंसेप्ट आगे तक के लिए बिल्कुल मजबूती से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, बिल्कुल वहीं से शुरू करूँगा बेसिक से और फिर पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करा दूंगा। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाए। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाता फिर दो वीडियो आ जाएंगी, बस ज़्यादा नहीं आएंगी क्योंकि इतना बड़ा इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते आ रहे होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल सही। लेकिन बाय केमिकली ये है क्या वो हमें पढ़ना है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन है अथवा ऐसे यौगिक हैं जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, जिनमें न्यूनतम एक असमापी कार्बन परमाणु होता है। तो अब ये है क्या एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली क्या है। तो ये कहना है जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो केमिकली ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब वर्ड में समझो। देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ कि दो तीन से ज्यादा OH ग्रुप है, मतलब काफी सारे OH ग्रुप हैं। और फिर एल्डिहाइड है, या तो दैट इज CHO ग्रुप भी उनमें है या फिर कीटोन ग्रुप है, इनमें से कोई एक है जरूर। ठीक है, कीटोन ग्रुप है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। या तो इनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये सारे ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे इनमें ये ग्रुप वाले सब्सटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, पानी में घोलने के बाद टूट जाएंगे, जल अपघटन होने पे टूट जाएंगे, टूटने के बाद ये सब्सटेंसेस मतलब जो ये होंगे ग्रुप, ये वाले सब्सटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, और इनमें एक एटलीस्ट एक अनसिमेट्रिक कार्बन होता है। असिमेट्रिक कार्बन होता है, एक असिमेट्रिक कार्बन चाहिए। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप होते हैं, जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप होते हैं। एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो अच्छा है लेकिन एक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उन्हें ये कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दिस इज द मॉडर्न न्यू डेफिनेशन। फ्रेंड्स, पुराने टाइम में तो क्या था कि एक फॉर्मूला दे रखा था CxH2O, ये वाला फॉर्मूला जो फॉलो करते थे उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। तो काफी अमाउंट में ये वाला फॉर्मूला फॉलो भी करते थे, लेकिन ज्यादातर सब्सटेंसेस ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में मिले जो ये वाला फॉर्मूला तो फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इसलिए अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो यही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर अब जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड देते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, बड़ा बनते चले जाते हैं। हमने पॉलीमर वाला चैप्टर कंप्लीट किया है तो उसमें हमने पढ़ा भी यही कि जो छोटे मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं और बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक को तो हम कहते हैं शुगर, दैट इज शर्करा, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन शुगर, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। ओके, शुगर को आप सेक्राइड्स भी कहते हो, शुगर को आप सेक्राइड्स भी कहते हो, हिंदी में बोले तो शर्करा भी कहते हो। ओके, और ये जो है नॉन शुगर, ठीक है, जो है नॉन शुगर ये पॉलीसेक्राइड्स है, ये हम शर्करा भी बोल सकते हैं। ओके, अब जो शुगर है उसमें दो टाइप के कैटेगरी डिवाइड होती है, एक तो होती है मोनोसेक्राइड्स और एक होती है ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। जो शुगर्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। जो शुगर सेक्राइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं, और सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो नॉन शुगर है, जो पॉलीसेक्राइड्स है, पॉली मतलब वही बहुत सारे शुगर आपस में कनेक्ट होकर पॉलीसेक्राइड्स बना रहे हैं, वो टेस्टलेस होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड्स, इनसोल्युबल इन वाटर। अमोर्फस सॉलिड होते हैं मतलब कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, अमोर्फस होते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते। दीस यील्ड्स मैनी मोनोसेक्राइड्स ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और इनका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। मोनोसेक्राइड्स एक तरह से छोटी यूनिट है। ओके,
अब मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर समझाऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स की मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो मोनोसेक्राइड्स, एक ओलिगोसेक्राइड्स और एक पॉलीसेक्राइड्स। फिर से बताता हूं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब इसमें से जो मोनोसेक्राइड्स है और ओलिगोसेक्राइड्स है, क्योंकि ये मीठे होते हैं इसलिए इन दोनों को मिला के कहते हैं शुगर, और पॉलीसेक्राइड जो कि मीठे नहीं होते, जो टेस्टलेस होते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन शुगर। ओके, दैट्स इट। अब मोनोसेक्राइड्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो एल्डोस और एक कीटोस। एल्डोस और कीटोस। अब ये किस बेस पे डिवाइड होता है? ये बेस पे डिवाइड होता है जिनमें CHO ग्रुप होता है उन्हें एल्डोस कहते हैं, जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उन्हें कीटोस कहते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा OH जो है, मल्टीपल OH ग्रुप, वो तो इनमें है ही। ओके, अब मोनोसेक्राइड्स में जनरली जो होते हैं वो कार्बन जो होते हैं कम से कम 3 कार्बन से लेके 6 से 7 कार्बन तक वालों को सभी को हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। वैसे 6 कार्बन तक वालों को सभी को मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। और जो हमारे ओलिगोसेक्राइड्स हैं, अब इनमें क्या होगा, इनमें ये कंबाइन हो जाएंगे, इनमें कंबाइन हो जाएंगे। तो इनमें कंबाइन होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दो मोनोसेक्राइड से लेकर के, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ करके, ठीक है, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ करके ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं, और 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट तक आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, ओलिगोसेक्राइड्स बनाती है। तो 2 से लेके 10 यूनिट तक के मोनोसेक्राइड्स, छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ करके ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक, अब जैसे अगर 2 जुड़े तो इन्हें डाइसेक्राइड्स कहेंगे, 3 जुड़े तो ट्राइसेक्राइड्स, 4 जुड़े तो टेट्रासेक्राइड्स। ओके, अब इनके बारे में ही हमें डिटेल्स पढ़नी है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके जो सिलेबस है, आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के बेस पे है। उसमें से 2 मोनोसेक्राइड्स आपके पास है, एक तो एल्डोस कैटेगरी का आता है, दूसरा आता है कीटोस कैटेगरी का। जो एल्डोस कैटेगरी का जो मोनोसेक्राइड्स आपके पास है वो है ग्लूकोज, और जो दूसरा कीटोस कैटेगरी का वो आपके पास फ्रक्टोज। तो ये 2 आपको स्टडी करनी है, बस इन दोनों की ही स्टडी आपके सिलेबस में है। ओके, समझ में आया? ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से आगे चलते हैं। देखो, शर्करा मैंने बता दी। शर्करा क्या होती है बताओ? ये मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय हैं, जल में विलनशील होते हैं, विले होते हैं। ये सुगंधित एवं निम्न गलनांक होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छी खासी इनकी स्मेल होती है, मीठी स्मेल होती है, और मीठे होते हैं। ओके, जैसे कि हमारी कौन सी होती है, हमारी सुक्रोज जो होती है घर में, चीनी जो होती है, टेबल शुगर जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं, वो होती है। फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके छोटे वाले की, तो छोटे वाले में मोनोसेक्राइड्स आते हैं। मोनोसेक्राइड कौन से? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। तो ये भी हमारे क्या है, ये भी शुगर्स कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? शुगर की कैटेगरी में। ठीक, तो ये सारे के सारे शुगर्स हैं। अब बात करते हैं, शुगर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक मोनोसेक्राइड्स और एक ओलिगोसेक्राइड्स। तो पहले पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जो सरल शर्कराओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है, शुगर की भी सबसे छोटी यूनिट। इन्हें और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, और ज़्यादा इनके छोटे पार्ट नहीं किए जा सकते। जैसे कि हमारा आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आता है। ठीक, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो आपको फॉर्मूले से पता लगा होगा कि इनमें जो कार्बन होते हैं वो 6 हैं, दोनों के दोनों में C6H12O6 है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन इनसे कम हो जाए? मैंने बताया ना कि कार्बन कम होते हैं। तो कार्बन कितने हैं उनके बेस पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स को, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो मोनोसेक्राइड्स हैं उन्हें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है ट्रायोज, क्योंकि मैंने बताया ना मोनोसेक्राइड में कम से कम 3 कार्बन आइटम से शुरू होता है। तो कौन से आते हैं? ट्रायोसिस। तो ट्रायोस में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन आइटम होते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसका नाम है ग्रीसेल्डिहाइड। क्या है? ग्रीसेल्डिहाइड। ठीक है, अब ये ग्लीसर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। आप ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है वो CHO ग्रुप है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी और CH भी है। कार्बन कितने हैं? 3। एक ऊपर से शुरू बनेंगे, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन है, CHO भी है, 2 OH भी हैं, और इसका क्या नाम है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एक तरह से मोनोसेक्राइड्स है। फिर अब बात करते हैं टेट्रोस। तो टेट्रोस में कितने कार्बन हो जाते हैं? 4। तो अब ये देखो, ये वाला ग्रुप भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CHO को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 OH है इसके साथ। ठीक, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डी इरिथ्रोस। ठीक, फिर आते हैं 5 कार्बन वालों में, जिसमें कार्बन 5 हो गए। तो 5 कार्बन वालों में अब आप ये देखो, ये तो CHO ग्रुप वाला हो गया।
ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एल्डोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोज। इसमें CH ग्रुप है, और इधर वाले को भी देखो, ये भी एल्डोज वाले ही है। ठीक, ये एल्डोज वाले ही इन्होंने बना रखा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी एल्डोज में ही है। लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ गया कि इसका तो नाम है कौन सा, डी राइबोस, और इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस, कहाँ पे अंतर दिख रहा है, अब देखो इसमें, देखो ये CHO है, एक OH, दो OH, तीन OH, चार, लेकिन इसमें देखो 1 2 3, ये वाले जो है वो विदाउट OH है, दैट इज कॉल्ड द डीऑक्सी राइबोस। ठीक, ये राइबोस और ये डीऑक्सी राइबोस। क्लियर, तो देखो 5 कार्बन के साथ पेंटोस, और फिर आता है हमारा 6 कार्बन वाला, दैट इज हेक्सोस। बिल्कुल सही, आप एकदम सही पहचान रहे हो, दैट इज हेक्सोस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज भी हेक्सोस का एग्जांपल हो जाएगा, फ्रक्टोज भी हेक्सोस का एग्जांपल हो जाएगा, और एक और चीज आती है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेक्सोस का। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो मोनोसेक्राइड की हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी कि कार्बन कितने हैं उसके बेस पे। मोनोसेक्राइड की कैटेगरी किसके डिवाइड करी, कि कार्बन कितने हैं उसके बेस पे। तो कार्बन इसमें 6 हैं, तो इसका एग्जांपल देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, दैट इज एल ग्लूकोज। ओके, तो एल ग्लूकोज इज द लिवोरेटरी फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज। ठीक, अभी थोड़ी आगे जाएंगे तो इसमें पढ़ेंगे डी और एल फॉर्म कैसे कैसे है वो सब। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब ये इसमें बनाया हुआ है, तो ये एल ग्लूकोज है। चलो मैं इनके आपको नेचुरल फॉर्म में बताता हूँ क्या होता है। तो मोनोसेक्राइड में अगर हम हेक्सोस की बात करें तो ये हेक्सोस है। देखो ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओके, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज, तीनों के ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब ये देखो, दोनों में देखना, फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में दोनों का एक डिफरेंस देखो। ग्लूकोज में ऊपर की साइड ये वाला ग्रुप देखो, ये कौन सा है, इट इज CHO ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और इसमें देखो, इसमें ये क्या आ रहा है, इसमें ये क्या आ रहा है, ये है कीटो ग्रुप। कैसा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे एल्डोज बोल सकता हूं। ठीक है, और इसे मैं कीटोज ग्रुप का बोल सकता हूं। ठीक, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज जिनकी हमें स्टडी करनी है, उनमें ये एक डिफरेंस बनता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप होता है इनटू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ इतनी बात। ठीक है, बाकी सब में इनमें OH तो है ही। अब बात करते हैं कि ग्लैक्टोज में क्या होता है। ग्लैक्टोज भी इसी तरह का है जैसा कि हमारा ग्लूकोज है, सेम, बस ग्लूकोज से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। ये देखो यहाँ पर, इसमें OH कैसे है, देखो इसमें OH जो है राइट हैंड साइड है, जो सेकंड नंबर का है हमारा कार्बन, उस पे जो OH राइट हैंड साइड है। इसमें आप ये देखो कि इसमें ये वाला फोर्थ वाला, यहाँ पर सेकंड सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ वाले को देखो, ये वाले को फोर्थ C4, वो अलग है कि नहीं। इस वाले में C4 जो है ये है, C3 ये होता है, C4 ये, तो C4 चेंज है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, दोनों के दोनों में कौन से कार्बन पे डिफरेंस है, C4 पर डिफरेंस है। C4 ध्यान देना, हम एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस मान के तब चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे ये चेंज है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो C4 में इसमें चेंज है, C4 वाले कार्बन पे इस पे चेंज है। अब एक और बात, C4 के कार्बन पे क्या चेंज है, C4 के कार्बन पे ये चेंज है कि ये दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे से चेंज हो रहा है, मतलब कि OH इधर आ रहा है, H इधर आ रहा है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, केवल C4 पे, लेकिन केवल C4 पे एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। क्या है ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, और इसीलिए इन दोनों को आपस में हम ये कहेंगे इपीमर्स। क्या कहेंगे, इपीमर्स, की जो ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है दोनों एक दूसरे के इपीमर्स हैं एट C4, कार्बन नंबर 4 पे एक दूसरे के इपीमर्स हैं। ये चीज भी याद रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट था, बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ग्लैक्टोज ही बनता है ग्लूकोज से, नहीं। जो ये बाकी के ग्रुप है, जैसे मैं C2 पे भी बता रहा था, तो ये C2 से भी चेंज हो सकता है, C3 से भी चेंज हो सकता है, C4 से भी चेंज हो सकता है, C5 से भी चेंज हो सकता है। ये जो बीच के 4 हैं, ये आपस में इनके जो OH हैं रोटेट होते रहते हैं, स्टीरियो चेंजेस होते रहते हैं, इनेंशियोमर्स बनते रहते हैं, और उसके कारण बहुत सारे स्ट्रक्चर इनके बन जाते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे। बेसिक बता दिया कि हाँ, ग्लूकोज का एक
जो लैक्टोज होता है वो इसका इपीमर है। ओके, क्लियर हुआ। और एपीमर में क्या होता है, इनएंशियोमर्स होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलो, इतना क्लियर। अब बात करते हैं कि इनएंशियोमर्स, जो मैंने बताया कि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। तो इनएंशियोमर्स होते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव प्रकाशिक सक्रियता। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, जिनमें कैसा कार्बन होता है, किरल कार्बन होता है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। अब उन मिरर इमेज में से एक तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड को घुमाता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड को घुमाता है। तो इससे इनके दो बन जाते हैं, एक एल टाइप और एक डी टाइप। ठीक है, तो एल टाइप को हम क्या कहते हैं, एल टाइप को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, और डी टाइप को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम कहते हैं कैसी, वामावर्त, वामावर्ती। ठीक है, और इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्ती। जो अ, जो लाइट को कैसे घुमाता है, राइट साइड को घुमाता है। ठीक है, और ये लाइट को लेफ्ट साइड को घुमाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड को घुमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। ओके, अब ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब मैं एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और मैं उसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा। मैं आपको शायद किसी बुक में शायद ही लिखा मिले, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। देखो भाई, मैंने ये फॉर्मूला बनाया ग्लूकोज का। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दिया। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको ग्लूकोज के लिए क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज बनाते समय सबसे पहले तो CHO से शुरू करो, ऊपर कर लिया CHO से शुरू। उसके बाद कार्बन के 6 कार्बन सीधी सीरीज बनाओ, 1 2 3 4 5 6 बन गई, मतलब 6 कार्बन टोटल में हो गए। उसमें से जो 3 नंबर वाला है उसका जो OH है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, बाकी सबका सेम साइड आएगा। और क्योंकि लास्ट वाले में नीचे कोई सीरीज नहीं है तो हाइड्रोजन उस पर 2 आ जाते हैं, दैट इज CH2OH हो जाता है, बाकी सारी CHOH है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस रखना है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। इतनी बात तो क्लियर। अब ये जो ग्लूकोज है ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें एक और चीज़ है, अभी आएगी थोड़ी देर बाद, अल्फा और बीटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं डी और एल को बताता हूँ। तो डी एल देखने के लिए आपको क्या करना है, जो ये सबसे लास्ट में हमारा टर्मिनल वाला ग्रुप होता है, दैट इज CH2OH का हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, उससे पहले वाले को देखो। अगर ये दोनों सेम साइड हैं, अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको डी फॉर्म बोलोगे। और अगर ये दोनों अपोजिट आ जाएं, दैट इज मैं बना के भी बताता हूँ आपको। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ 4 5 6, ठीक है, छठे वाले पे OH, बाकी इसमें OH, इसमें भी OH, ये 30 नंबर का कार्बन है, इसके अपोजिट साइड OH। ठीक है, बस इतना सा अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था कि ये वाला जो है, इसमें जो OH है वो लास्ट वाले के अपोजिट साइड अगर आप दिखा रहे हो, इधर आप दिखा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एल फॉर्म बन जाएगा ग्लूकोज का, एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये चीज हो जाती है। अब जैसे ही एल फॉर्म बनता है इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो ये हमारे डी और एल फॉर्म होते हैं। ठीक है, बेस किसका एग्जांपल लेते हैं, बेस लेते हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का, जिसमें कार्बन 3 होते हैं, 3 कार्बन है दोनों में, इनमें। ठीक है, और जिसमें अपोजिट साइड है वो हमारा क्या है, एल फॉर्म है, जिसमें सेम साइड है वो हमारा डी फॉर्म है। अब आप किसी भी बुक में ये देख सकते हो, जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं बुक में भी यही बनाए जाते हैं। अगर लास्ट वाले में, लास्ट वाला जो टर्मिनल हमारा CH2OH वाला है, उसके पहले वाले में OH सेम साइड है वो डी फॉर्म बोलते हैं, और जो अपोजिट साइड है उसकी क्या बोलते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर, कंफर्म। तो ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव का पूरा मैंने आपको समझा भी रखा है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिक में मैंने अभी तक क्या बताया कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसके मैंने बता दिया कार्बन नंबर के बेस पे कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। ठीक, हेक्सोस के मैंने एग्जाम्पल से बता दिया कि कहाँ क्या चेंज होता है, इपीमर्स क्या होते हैं। फिर मैंने ये भी बता दिया अगर डी और एल फॉर्म होती है तो वो कैसे होती है, उन्हें आपस में क्या कहते हैं, इनएंशियोमर्स कहते हैं, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब में जो हमारा किरल कार्बन है वो प्रेजेंट रहता है, एंड दैट्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इतनी बात क्लियर हो गई।
पक्का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक और टॉपिक आता है दैट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक एवं अनपचायक शर्कराएं। अपचायक क्यों कह रहे हैं इन्हें और अनपचायक क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन है, देखो इनके पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड क्या करता है, एल्डिहाइड किसी भी सब्सटेंसेस को जनरली रिड्यूस कर देता है, किसी को रिड्यूस कर देता है। कोई ऑक्सीडाइज वाला चीज़ लिया है आप, उसको ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। मतलब कि अगर किसी मेटल के साथ इसे मिक्स कर दिया तो उस मेटल का रिडक्शन कर देगा, ठीक है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा उठा करके। तो इन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। समझ गए। सो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, अपचायक शर्कराएं क्या होती हैं, शुगर दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ओके, यानी कि जो भी हमारा जिसमें भी ऑक्सीजन वगैरह होगी उसको हटा देंगे या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर देंगे, ये काम इनके करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, क्योंकि इनमें या तो मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हमारे किस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखो ये होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ओपन चेन स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट रहता है क्या, नहीं, क्योंकि इनका तो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। समझो फ्रेंड्स, इनका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, ये हम तब बनाते हैं व्हेन दे आर इन सॉल्यूशन फेज, व्हेन दे आर इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि सॉलिड में तो कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करेगा ना दूसरे के साथ। तो जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, और ओपन चेन में आप देख सकते हो ग्लूकोज के पास CHO है और फ्रक्टोज के पास कीटोन है, इसके पास LD है और उसके पास कीटोन है, और क्योंकि इनके पास LD और कीटोन है दे आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर होगा, फ्रक्टोज भी, गैलेक्टोज भी, राइबोज भी। इसके अलावा कुछ डाइसेक्राइड्स जैसे कि लैक्टोज एंड माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, क्योंकि इनमें भी जनरली टर्मिनल पे CH और CO ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ओके, ठीक है। तो याद कर लेना, रिड्यूसिंग शुगर में जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं वो तो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन डाइसेक्राइड्स में लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक। यानी ये भी दूसरे का रिडक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि अनपचायक शर्कराएं जो किसी को रिड्यूस नहीं कर सकती, ठीक। तो शुगर कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, किसी को रिड्यूस नहीं कर सकती, एंड बिकॉज दे हैव नो फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, क्योंकि इनमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप उपस्थित नहीं रहता है। फ्री एल्डिहाइड मतलब कि मुक्त, अकेला, ठीक है। जनरली में क्या होता है, बॉन्ड में होता है तो वो बंद रहता है, खुलता नहीं है, जैसे कि सुक्रोज और ट्राईहेलोज, ये जो है हमारे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज, दैट इज हमारी जो चीनी होती है घरों की, वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कंसेप्ट याद रख लेना, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इन्हीं के लिए दो टेस्ट आते हैं, इन्हीं के लिए आपके पास दो टेस्ट आएंगे, एक तो आएगा फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और एक आएगा बेनेडिक्ट टेस्ट, जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है इसका हमारे LT के सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। फिर भी क्योंकि जब मैं चैप्टर कराता हूँ और कोई चीज़ मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको जरूर कराता हूँ, तो वो हम एट द लास्ट देखेंगे, ठीक है। चलो समझ में आई इतनी बात। अब चलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स पे। अब मैं एक बार रिवीजन आपको बता देता हूँ कि हम कैसे चल रहे हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पार्टीशन में डिवाइड करा, दो पार्टीशन में मेनली, एक तो शुगर और एक नॉन शुगर। फिलहाल अगर आप शुगर और नॉन शुगर को छोड़ दे तो हम डिवाइड कर सकते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में, मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में एंड पॉलीसेक्राइड्स में। तो मोनोसेक्राइड्स हमारी सबसे छोटी यूनिट है, मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ी, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स बनाया, और जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े तो पॉलीसेक्राइड्स बनाया। तो मोनोसेक्राइड्स हम पढ़ चुके हैं, क्या खास बात है, किस किस तरह से हो सकती है वो सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं वो मोनोसेक्राइड्स में। ओलिगोसेक्राइड्स क्या हो रही है कि जब दो यूनिट मोनोसेक्राइड्स की आपस में जुड़ गई, या फिर 10 यूनिट तक अगर मोनोसेक्राइड्स की आपस में जुड़ जाती है तो वो ओलिगोसेक्राइड्स बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, ठीक। अब ऐसा नहीं है मोनोसेक्राइड 6 वाले ही जुड़ेंगे, नहीं, 5 वाले भी आपस में जुड़ सकते हैं दो,
एक 5 वाला एक 6 वाला भी जुड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे और जो बनाएंगे उसे ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। ठीक, तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या हुआ, इनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स तक का निर्माण होता है, क्योंकि इनसे मिलके बनती है। इन्हीं को पानी में डिसॉल्व कर दिया, यही आप अलग हो जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बात करें सुक्रोज और माल्टोज, इन दोनों में 2-2 यूनिट होती है, इन दोनों में 2-2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, 2 मोनो एंड इसमें भी 2 मोनो। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 2 जो है मोनोसेक्राइड्स यूनिट वो सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ये वाला, ये जो एग्जांपल अगर हम लें यहाँ से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका है, ये है सुक्रोज का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का। ठीक, शुगर जो हमारे यहाँ चीनी होती है वो। अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे फ्रेंड्स, CH2OH आना है। ठीक, यहाँ क्या आना है, CH2OH, छठा कार्बन। तो अब ये देखो, ये जो सुक्रोज है इसमें कितनी यूनिट है मोनोसेक्राइड्स, 2 यूनिट है। एक मोनोसेक्राइड्स तो ये रहा और एक मोनोसेक्राइड्स ये रहा, 2 मोनोसेक्राइड्स हैं। और इन दोनों में से ये वाला कौन सा है, ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये क्या है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये लिखा हुआ है, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो इन दो के जुड़ने से हमारी क्या बन गई, सुक्रोज बन गई। अब इसमें 2 ही तो मोनोसेक्राइड जुड़े, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, अल्फा बीटा छोड़ दो फिलहाल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसेक्राइड जुड़े, हमारी क्या बन गई, सुक्रोज बन गई। तो इसी तरह से 2 जुड़े तो बन गई, 3 जुड़ेंगे तो बन जाएगी, 10 मोनोसेक्राइड तक आपस में जुड़ के जो हमें मिल रहा है उसको एक नाम दे सकते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओके, ठीक। अब इनके बीच हमें पता है जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड रहेगा, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी आप कह सकते हो। तो ओलिगोसेक्राइड के अणु का निर्माण ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा होता है। भाई 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। खास बात क्या होती है, ये बॉन्ड होता है COC टाइप का, यानी एक कार्बन बीच में एक ऑक्सीजन फिर एक कार्बन, इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। मोनोसेक्राइड इकाइयों के परस्पर जुड़ने से बनता है, और यह बंध मोनोसेक्राइड के संघनन दैट इज कंडेंसेशन के द्वारा निर्मित होता है। अब कंडेंसेशन क्या है बताओ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बिल्कुल सही। 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन हमने जो पढ़ा था, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पता लग गया, जो पढ़ा था कि 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे, 2 छोटे यूनिट आपस में जुड़ेंगे, उनमें से कुछ एक निकलेगा, एलिमिनेशन होगा किसी चीज का, ठीक है, जनरली इसमें वाटर का एलिमिनेशन होगा और तब आपस में वो जुड़ जाएंगे। यही तो पढ़ा था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, सेम चीज यहाँ हो रही है कि भाई जो 2 मोनोसेक्राइड है संघनन के द्वारा जुड़ते हैं और इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण संश्लेषण कहते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन निकलता है, H2O एलिमिनेट होता है। कौन से एलिमिनेट होता है, H2O का एलिमिनेशन होता है, H2O निकल जाता है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। बस अभी ये देखो, यहाँ पे एक अल्फा डी ग्लूकोज है और एक और अल्फा डी ग्लूकोज है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक, ये जो एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा किसका होगा, ये है माल्टोस का। किसका है, माल्टोस का। ठीक, इसमें दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। अब देखो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ से ये देखो ये H2O मॉलिक्यूल्स को इलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। जब ये H2O मॉलिक्यूल्स को हटाएंगे दोनों आपस में बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। ये आ गया, ये कार्बन, इसके बीच में ऑक्सीजन आ गया, दैट इज COC बॉन्ड बन गया। ये C1 वाला है, ये C दूसरे वाले का 4th है, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया 2 के बीच। ठीक है, क्लियर हुआ। ये है फ्रेंड्स सारी की सारी कहानी। तो ओलिगोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बन रहे हैं, जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जनरली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन में वाटर एलिमिनेट होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी इसे कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के भी टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। मोनोसेक्राइड्स कितने यूनिट जुड़ी उसके बेस पे डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके बेस पे क्या हो सकते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमारे पास कौन से है, देखो डाइसेक्राइड्स यानी कि 2 मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, ट्राइसेक्राइड्स 3 मोनोसेक्राइड जब जुड़ेंगे, टेट्रासेक्राइड जब 4 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे, ठीक है, पेंटासेक्राइड्स जब 5 जुड़ेंगे, हेक्सासेक्राइड जब 6 जुड़ेंगे,
हेप्टा जब साथ जुड़ेंगे इस तरह से बनते चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डाइसैकेराइड्स में हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, सुक्रोज। ट्राइसैकेराइड्स में रेफिनोज, यानी 3 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक, टेट्रा में स्टैकियोस, 4 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के खेल वही है जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, छोटे यूनिट जुड़ करके बड़ी हो रही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक की तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, पक्का। ठीक है, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आती है कि इन डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड्स में कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, क्या है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे डाइसैकेराइड्स के। तो डाइसैकेराइड्स में जो हमारे सिलेबस में एक तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का जिक्र है, वही बता देता हूँ। तो जो सुक्रोज होती है वो देखो टेबल शुगर है, माल्टोज सिरप है, और जो लैक्टोज होता है मिल्क प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, अब इनमें ये ध्यान दो कि जो आपको याद रखना है कि जो सुक्रोज होती है, ठीक है, इसमें होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोमर्स कौन से हैं, मोनोमर्स मतलब मोनोसैकेराइड्स। कौन से हैं बताओ, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, 2 हैं। ठीक, और इसलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर। नॉन रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता। अब दूसरा क्या आता है, माल्टोज। माल्टोज में क्या रहता है, दोनों चीज ग्लूकोज होती है, दोनों ही ग्लूकोज होती है, रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज है तो रिड्यूसिंग शुगर होना ही होना है। लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्री CHO या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब क्लियर हुआ। तो ये हमारे डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल थे डाइसैकेराइड्स के। तीनों के मोनोमर्स या मोनोसैकेराइड्स पूछने के लिए आ सकते हैं, बता दिया। तीनों का रिड्यूसिंग नेचर पूछने के लिए आ सकता है, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग, वो भी बता दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, इसके अलावा देखो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ फिर से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्टडी है केवल। ये स्टडी है नहीं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब जो हमारा सारा चैप्टर चलेगा बहन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे चलेगा, बाकी हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। ग्लूकोज और फ्रक्टोज पता लग गया, मोनोसैकेराइड्स हैं और हेक्सोज है। बेसिक चीज बताता हूँ कि ये मोनोसैकेराइड्स हैं और हेक्सोज है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम वाले। ओके, अब इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। ग्लूकोज एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, देखा भी होगा ग्लूकोज का पाउडर आता है ग्लूकोन डी वाला, वो और जो ये है निर्जलीकृत। फ्रक्टोज एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ग्लूकोज जो है वाइट क्रिस्टलाइन है। ठीक, और जो फ्रक्टोज है वो एक कलरलेस क्रिस्टली सॉलिड है। सोलिबिलिटी की बात करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जल में विलय होते हैं, पानी में घुल सकते हैं। अल्कोहल में अल्पविलय, अल्कोहल में कम घुलते हैं, तथा ईथर में अविलय होते हैं, ईथर में घुलते ही नहीं है। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रक्टोज का 102 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज मेल्ट्स एट 146 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रक्टोज मेल्ट एट 102 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं। प्रकाशिक घूर्णन बताओ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ग्लूकोज जो होता है दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अतः इसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं। और जो फ्रक्टोज होता है वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक लिवो रोटेटरी होता है, इसलिए लिवलोज कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज लिखा आ जाए तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया इसे डेक्स्ट्रोज क्यों कहते हैं, बिकॉज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ओके, दक्षिणावर्ती। और ये जो फ्रक्टोज है वो लिवर रोटेटरी होता है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स, ये थी बेसिक स्टडी। अब चलते हैं आगे कि ये बनता कैसा है। देखो, ग्लूकोज की अगर बात करूं, नेचर में तो बनता है फोटोसिंथेसिस से। इनटू द नेचर plants prepare glucose by process of photosynthesis। पता होगा, बचपन में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं वो किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपको पता ही होगा, बायोलॉजी में पढ़ी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है।
ठीक है। और उसमें फिर क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है, वो रिएक्शन है। वो तो हो गई अलग। अभी हमें पढ़ना है कि और क्या मेथड है। तो केमिकली हमारे पास है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किससे बनता है सर, सुक्रोज से बन सकते हैं। सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड्स है और इसकी हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं, यानी इसे पानी में घोलने से बनते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का निर्माण सुक्रोज के जलीय अपघटन द्वारा किया जाता है। हमें पता है सुक्रोज में भी दो ही होते हैं, अभी आपने पढ़ा भी था कौन कौन होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब सुक्रोज को पानी में घोल दो, टूट जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगी। ठीक है, तो C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 C6H12O6 ये होता है। तो सुक्रोज को पानी में घोलने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। अब आपको के साथ दोनों के फॉर्मूला सेम है, ये कैसे पता लगेगा कि दोनों के दोनों ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को CaOH होल ट्वाइस द्वारा पृथक किया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोज जल में विलय होता है तथा कैल्शियम फ्रक्टोज जल में अविलय होता है। क्लियर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज के इस मिक्सचर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। जैसे ही हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो कैल्शियम का एक कंपाउंड तो बना ग्लूकोज के साथ, कैल्शियम का एक कंपाउंड बना फ्रक्टोज के साथ। ग्लूकोज वाला तो उसी पानी में घुल जाता है कैल्शियम का, फ्रक्टोज वाला नीचे बैठ जाता है, वो अलग हो सकता है। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सुक्रोज से बनाते हैं तो ये अलग नहीं हो सकते, अलग हो सकता है किसकी हेल्प से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। पूछ लेगा एग्जामिनर तो बता देना। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की विलय संरचना। देखो, फ्लैट जो स्ट्रक्चर था वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे बनाना है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फ्लैट भी बना दूँ। सबसे पहले मैं किसका बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो पहले तो एल्डिहाइड ग्रुप, फिर मैं लिख देता हूँ आराम से अपने 6 कार्बन, एक तो वही है 4 ही होगा, 5 6। ठीक है, इसमें से थर्ड वाले पर अपोजिट साइड से OH लगाता हूँ, बाकी सब के सब में हमारे लेफ्ट साइड से नहीं आना है, राइट साइड से OH आना है। लास्ट वाले में CH2OH लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप OH भी लिखोगे तब भी आपको पता रहेगा कि एक H तो लेफ्ट साइड आएगा, एक नीचे आएगा, तो CH2 होने जाना है। बाकी पे फिर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे करने। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रिंग स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स, मैं पहले आपको नॉर्मली बना के बताता हूँ होता क्या है। रिंग स्ट्रक्चर में ये वाला जो OH है, लास्ट वाले नहीं, ये वाला जो OH है, इस वाले कार्बन से जाता है। अब ये होगा क्या, वो देखो सुनो, ये वाला जो बॉन्ड है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक, ऑक्सीजन के पास चले जाता है, जिसके कारण इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास भी लोन पेयर है, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन के लोन पेयर खींचता है। तो ये हाइड्रोजन बेचारा कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास। और जो ये ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है इस कार्बन के पास। ठीक है, यहीं से रिंग क्रिएट होता है। अब यही चीज आपको देखनी है। तो C के पास एक तो बचा OH, एक अपना हाइड्रोजन, नीचे वाली सीरीज एज इट इज बना देता हूं। ठीक है, अब ये देखो इसका रिंग कहाँ आ रहा है, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूं फिर आपको रिंग दिखाऊंगा। ये फर्स्ट कार्बन है और ये हमारा 1 2 3 4 5, ये वाला हमारा 5वां कार्बन है। ठीक, इनके बीच में रिंग आ रहा है, यहां से ऑक्सीजन से यहां तक। ठीक है, क्लियर, समझ गए, ये चीज हो रही है। अब ये जो रिंग आया इसको हमें रिंग स्ट्रक्चर में दिखाना है। ठीक, कैसे दिखाते हैं, तो फर्स्ट कार्बन ये, फिर नीचे से शुरू करेंगे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिफ्थ वाले पर CH2OH इस तरह से दिखाना है, ऑक्सीजन को ऐसे दिखाना है। समझ गए, क्लियर हुआ। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। क्लियर।
अब इस पे जो जो बचा हुआ है लिखते चले जाओ। फर्स्ट वाले पे एक OH एक H। मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ H, यहाँ OH। दूसरे वाले पे OH एंड H। तीसरे वाले पे OH एंड H। चौथे वाले पे फिर से वही, ठीक है, अपोजिट है इस वाले के, तो नीचे वाली साइड H ऊपर OH। इस वाले पे सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाता है, ये हो गया। सो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर हुआ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज समझ के जाइए, इसमें दो तरह की चीजें आती हैं, एक तो आती है अल्फा और एक आती है बीटा। अब मैं आपको एक अल्फा और बीटा का सबसे बेस्ट बताता हूँ, पता नहीं किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, रिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है। अगर इस फर्स्ट कार्बन में थर्ड वाले के अपोजिट आप दिखा रहे हो, थर्ड वाले के अपोजिट दिखा रहे हो, मतलब ये मेरा ऊपर आ रहा है, इस वाले में नीचे, मैंने कॉन्फिगरेशन में नीचे दिखाया। अगर ये OH है फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे, अगर OH अपोजिट है, क्या है अपोजिट, तो वो हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा ग्लूकोज। और अगर फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे आप सेम साइड दिखाते हो, सेम साइड OH दिखाते हो, तो आप उसे बीटा ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बीटा और अल्फा को समझाने का और दिखाने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अल्फा बता दिया, मैंने यहाँ पे बीटा बता दिया, मैंने यहाँ पे आपको डी समझा चुका हूँ, डी कैसे देखना है, डी देखना है लास्ट वालों से, नीचे वालों से देखना है डी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पे। तो फ्रक्टोज का भी बनाएंगे। फ्रक्टोज में 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब इसमें ध्यान दो, इसमें सेकंड नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, क्योंकि जब कीटोन है तो दोनों साइड कार्बन होने ही होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, दैट इज कीटोन ग्रुप होता है, ओके। अब इस कीटोन ग्रुप से ऊपर और नीचे सब पे OH होता है, इस पर CH2OH, इस पर बताओ क्या इधर आएगा, नहीं इस साइड आएगा, बाकी सब सेम है, ये हो गया। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब रिंग की बात सुनो, रिंग भी कहां से कहां तक बनता है इसमें, रिंग जो बनता है इसमें वो बनता है फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये बनता है C2 से C5 तक, C2 से C5 तक, ठीक है। अब C2 से C5 वही कि ये जो पाई बॉन्ड थे ऑक्सीजन ने खींच लिए, ठीक है, कार्बन पॉजिटिव हो गया, यहाँ से C5 वाले से हाइड्रोजन से बॉन्ड ऑक्सीजन ने खींच लिए, हाइड्रोजन निकल गया ऊपर वाले ऑक्सीजन पे चला गया, ये जो कार्बन पॉजिटिव था इसने उस ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ये कहानी इसमें हुई है, बाकी एज इट इज दिखा दो। तो शुरू करते हैं, CH2OH एज इट इज, फिर ये जो C था इस पर आ गया OH, ठीक, बाकी इस पर भी OH, इस पर इस साइड OH, इस पर एक कार्बन, इस पर CH2OH, ठीक। यहां से यहां तक बोन आ गया साइक्लिक में, और बाकी सब एज इट इज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। आप देख लो बाकी सब बॉन्ड कंप्लीट है बिल्कुल, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई, समझिए, क्लियर बिल्कुल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन साइक्लिक की तरह नहीं रिप्रेजेंट तो किया नहीं, ठीक है। अब इसको साइक्लिक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कैसे बनाना है, समझ लो। बनाने के लिए तो आपको एक टब बनाना है, ऐसा बन गया, 4 कार्बन आ गए, क्योंकि C2 से सेकेंड कार्बन से लेकर के फिफ्थ वाले तक ही 4 कार्बन के बीच ही ये हमारा रिंग है, इसलिए तो 4 आ गए।
C2 पर और C5 पर हमारे पास क्या है, रिंग है। ओके, अब इस पे देखो, किसी को भी 2 मान लो, किसी को भी 5 मान लो, कहीं से भी शुरू कर लो, इस पे भी एक CH2OH है और इस वाले पर भी एक CH2OH है। बाकी क्या बचेगा बताओ? बाकी कुछ नहीं बचेगा जब CH2OH दिखा रहे हो पूरा। ठीक है, ये इस पे तो CH2OH है क्या? हाँ, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या आएगा, इस पे तो पूरा OH आएगा। ये मैं कौन सा मान के चल रहा हूँ, मैं 2 मान के चल रहा हूँ। ये वाला OH, ये मेरा 2 से नंबर का कार्बन है। ठीक, इस वाले पे एक OH, एक H, फिर इस वाले पे इसका अपोजिट H और OH, और इस वाले पे सिर्फ H। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कौन कौन से कार्बन माने मैं आपको लिख देता हूँ। ये वाला मैंने फर्स्ट माना है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला 5 और ये वाला 6। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ये फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने दोनों चीज आपको समझा दी। अब इसमें एक खास टॉपिक आता है, दैट इज परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक, म्यूटर रोटेशन। अब म्यूटर रोटेशन होता क्या है, देखो हमें पता है जो ग्लूकोज है, अगर हम उसे प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक मतलब एक तरह से रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो जाता है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो जाता है, बस यही हम कहते हैं म्यूटर रोटेशन। तो ये कहना है ग्लूकोज के जो ताजे विलयन होता है, ताजा जलीय विलयन जो होता है बना हुआ एकदम, ठीक है, उसका जो विशिष्ट घूर्णन होता है प्लस 111 डिग्री होता है, मतलब 111 डिग्री होता है। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद ये कम होकर कितना हो जाता है, 52.5 हो जाता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कई बुक में 112 भी लिखा होता है और जो ये 52.5 है इसकी जगह 52.7 डिग्री लिखा होता है। तो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं, लगभग सेम रेंज का है। ओके, ये होता है। इसी प्रकार जो क्रिस्टलीय ग्लूकोज होता है उसका जो जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन होता है वो +19 डिग्री होता है, जो समय के साथ बढ़कर 52.5 हो जाता है। ठीक है, तो 19 डिग्री वाले का 52.5 हो जाता है। ठीक है, 111 वाले का रिड्यूस होके 52.5 हो जाता है। कुल मिला के एक पर्टिकुलर रोटेशन पे आके रुक जाता है। अब ये होता क्यों है, विशिष्ट घूर्णन में यह परिवर्तन अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के परस्पर रूपांतरण के कारण होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी और बीटा डी आपस में चेंज होता रहता है। ओके, और इसी गुण को म्यूटर रोटेशन कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होगा वो क्या होता है, वो अल्फा डी में और बीटा डी में कन्वर्ट होता रहता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक, और बीटा डी और अल्फा डी कैसे देखते हैं आपको बता चुका हूं। अगर आपके C1 एंड C3 कार्बन पर OH अपोजिट है तो आपको अल्फा होगा, अगर C1 और C3 कार्बन के OH सेम है तो आपको बीटा होगा। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, आपको अपने पहचान चाहिए कौन सा ग्लूकोज हमारा अल्फा है कौन सा बीटा है। अब चलते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी आती है, एक ऑक्सीडेशन आती है, एक अपचयन आती है और एक होता है ओसोजोन का निर्माण। तो पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हम रिएक्शन कराते हैं 2 सब्सटेंसेस से, एक है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर, दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। दोनों के साथ क्या बनता है वो देखते हैं, फिर सेम फ्रक्टोज के साथ देखेंगे। तो ब्रोमीन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। और जब ग्लूकोज HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सैकरिक एसिड। फ्रेंड देखो, अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिखने लग जाऊं तो वो बहुत टिपिकल हो जाएगी और आपके सिलेबस में भी मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है कि सिलेबस में रिएक्शन लिखी हुई है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, याद क्या रखना है कि ग्लूकोज के साथ अगर ब्रोमीन जल है, ब्रोमीन वाटर है, तो ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, और अगर HNO3 के साथ है तो सैकरिक एसिड बन रहा है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्रक्टोज के साथ अगर आ जाए तो सांद्र HNO द्वारा अगर हम साथ HNO3 की कराएं, नाइट्रिक एसिड की कराएं, तो फ्रक्टोज जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 2 सब्सटेंसेस बनाता है, एक तो बनाता है ग्लाइकोलिक एसिड और एक बनाता है टार्ट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एंड टार्ट्रिक। ठीक, और ब्रोमीन जल के साथ फ्रक्टोज की कोई क्रिया नहीं होती। ठीक, तो आपको शॉर्ट में पता लग गया कि ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड।
ग्लूकोज प्लस HNO3 क्या बनता है? सैक्रिक एसिड। ठीक है, ये तो ग्लूकोज की होगी ऑक्सीडेशन, और शॉर्ट में ही आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की तो बहुत इजी है। फ्रक्टोज के अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहे, कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन। और अगर फ्रक्टोज की आप HNO3 के साथ कर रहे, तो इसमें हमें मिल रहा है दो एसिड का मिक्सचर, जिसमें एक है ग्लाइकोलिक प्लस दूसरा है टार्ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट में आप ये रिएक्शन ऐसे ही याद रख सकते हो। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। तो इनमें जो रिडक्शन आता है, सबसे पहले आता है HI द्वारा रिडक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू। हाइड्रोजन आयोडाइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसको यूज करते हैं इनटू द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों के दोनों रिड्यूस होकर एनहेक्सेन बनाते हैं। ठीक है, और यह दोनों में खुली संरचना की उपस्थिति की पुष्टि करता है। खास बात क्या है कि जो HI के साथ जब हम इसे रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो उससे एनहेक्सेन बनता है। एनहेक्सेन मतलब सिंपल वाला हेक्सेन, CH2 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 और CH3, ये बनता है एनहेक्सेन। ठीक है, जब ये बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक सीधी श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये उसका टेस्ट देता है। तो HI के साथ रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है? टेस्ट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर का टेस्ट किसके साथ होता है? HI के साथ। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ जब HI रिएक्ट करता है HI रेस्ट फोर्सेस की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? एनेक्सिन बनाता है। एंड दिस इज टेस्ट फॉर, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें बार बार, दिस इज टेस्ट फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया रिडक्शन। अब आप कहोगे सर ये रिडक्शन कैसे हुआ? तो समझो, एन हेक्सेन में कहीं भी ऑक्सीजन दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, क्योंकि HI सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ओके, इसलिए एन हेक्सेन बनती है। दूसरा रिडक्शन आता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम Hg द्वारा अपचयन, या सोडियम मरकरी द्वारा अपचयन, यानी कि इसके एक तरह से अमलगम द्वारा अपचयन। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम इंटू द मरकरी प्लस H2O द्वारा ग्लूकोज के अपचयन होकर डी सॉर्बिट्रॉल बनाता है। क्या बनाता है? डी सॉर्बिट्रॉल। और फ्रक्टोज दो उत्पाद देता है, दैट इज डी सॉर्बिट्रॉल एंड डी मैनिटॉल। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर आप रिडक्शन कर रहे हो NaBH4 और NaHG के साथ रिडक्शन कर रहे हो, तो ग्लूकोज से क्या बनना है? सिर्फ और सिर्फ डी सॉर्बिटॉल। ओके, लेकिन फ्रक्टोज के साथ अगर सेम चीज करो, फ्रक्टोज का भी रिडक्शन करो सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर अमलगम में, सोडियम अमलगम में, ठीक है, रिडक्शन करो, अपचयन करो, तब क्या मिलेगा? तब आपको दो चीज मिलेगी, एक तो डी सॉर्बिट्रॉल मिलेगा प्लस डी मैनिटॉल मिलेगा। ओके, तो ये दोनों चीज मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ये जो रिएक्शंस है वो मैंने शॉर्ट में भी बता दी। ठीक है, और अपने पास याद रखने के लिए यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना इन्हें अपने पास। अगली बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओसोजोन। इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके एक तरह से उसमें मतलब कि सिलेबस में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों ओसोजोन बनाते हैं, जिसे ग्लूकोसोजोन कहा जाता है। ग्लूकोसोजोन या ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके ओसोजोन बनाता है। ठीक है, तो इसमें किसके साथ अभिक्रिया होती है? फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ओसोजोन बनाता है। ठीक है, एंड ये कहना है कि फ्रक्टोज अंडरगोज द सेम रिएक्शन एंड आल्सो फॉर्म ओसोजोन। फ्रक्टोज भी ओसोजोन के साथ रिएक्शन करके, मतलब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ओसोजोन। तो लिख लो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम रिएक्शन दे रहे हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोन फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है?
देखो फिनाइल C6H5, हाइड्रोजन क्या होता है NH2, ठीक है, NH2 होता है ना, तो एक H हटके एक C6H5 लगाए, इसलिए इसे फिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ओसाजोन बनाता है। अब क्योंकि ग्लूकोज का बना तो ग्लूकोसोजोन बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेगा, कंप्लीट, क्लियर। इसके साथ ही जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्टडी थी फ्रेंड्स वो हो जाती है खत्म। अब मैंने कहा था लास्ट में जाने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण। तो फ्रेंड्स ये कुछ टेस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस वही रखे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो हमारे मेन कॉमन होते हैं वो बताऊंगा। पहले इसमें आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा आता है, बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बेनेडिक्ट टेस्ट में रिएजेंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेनेडिक्ट में इसमें होता है एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विद सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3 के साथ, दैट इज माइल्ड एल्कलाइन मीडियम में। तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम साइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, ताकि जो मीडियम है थोड़ा सा कैसा हो जाए, एल्कलाइन मीडियम हो जाए, ठीक है। और ये किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है रिड्यूसिंग शुगर, यानी अपचायक शर्कराएं जो होती हैं उनको, एल्डोज और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोसिस, ठीक है। ये दो चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है, एक तो एल्डोज को या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोसिस को, ठीक, रिड्यूसिंग शुगर की पहचान कर सकता है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ये रिड्यूस करते हैं Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में, यानी कि जो Cu2 पॉजिटिव है उससे Cu पॉजिटिव हो जाता है। अब आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 2, इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +1, ठीक है। तो रिड्यूस हुआ कि नहीं, तो रिड्यूसिंग शुगर का काम यही है दूसरे को रिडक्शन करना, और इसने कर दिया, जिसके कारण कॉपर ऑक्साइड का ब्रिक रेड कलर आता है। तो पहचान कैसे होती है कि कोई जो सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो कॉपर को रिड्यूस करता है और ब्रिक रेड कलर बना देता है, यानी लाल कलर का अवक्षेप बनता है, इससे उसकी पहचान हो जाती है, ठीक है। और ये कौन कौन देता है, ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज भी देता है, लैक्टोज भी देता है, माल्टोज भी देता है, क्योंकि सब के सब क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे क्या है बताओ, ये हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं, और अगर हम लैक्टोज और माल्टोज की बात करें ये हमारे दोनों डाइसेक्राइड्स हैं, ओके, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट आता है वो आता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग विलियन दो होते हैं, एक तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन 2, ठीक है, फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन बी। तो फेलिंग विलियन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, दूसरा हमारा एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है, ठीक है। यानी कि एक तो कॉपर सल्फेट फिक्स है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, दूसरे में क्षारीय घोल होता है सोडियम और पोटेशियम टाइट्रेट का, ठीक। अब ये भी किसके लिए होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर की ही पहचान करने के लिए होता है। रिड्यूसिंग शुगर में जनरली एल्डोज वाले, कौन से वाले, एल्डोज वाले, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप वाले, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक। तो इनमें क्या होता है, कॉपर आयंस को ये किस में कर देते हैं रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस कर देते हैं, यानी Cu2 पॉजिटिव से इसमें भी Cu पॉजिटिव बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जिसका कलर कैसा आता है, रेड, ठीक है, ब्रिक रेड कलर आता है, ओके। और ये भी किस किस के लिए यूज होता है, ग्लूकोज के लिए, लैक्टोज के लिए और माल्टोज के लिए, ठीक है। अब एक और चीज है कि ये जो टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट हुआ, बेनेडिक्ट टेस्ट हुआ या फिर टॉलरेंस टेस्ट हुआ, ये फ्रक्टोज भी दिखाता है, ये भी फ्रक्टोज भी दिखाता है। और फ्रक्टोज क्यों दिखाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें एक टोटोमेरिज्म होती है, क्या होती है, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म से वो क्या बना लेता है, इनऑल बना लेता है, क्या बना लेता है, इनऑल, कीटो से इनॉल बना लेता है, यानी डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहल आ जाता है, ठीक है। तो इनॉल बना लेता है, दैट्स वाई जो फ्रक्टोज होते हैं वो ये टेस्ट दे सकते हैं ग्लूकोज फॉर्म में बना करके, ठीक। तीसरा तुम्हारा टेस्ट क्या आता है, टॉलरेंस टेस्ट आता है, तीसरा टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में होता है ये, इसके लिए हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसे हम टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं। ये किसके लिए होता है, ये एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर दैट ओपन्स इनटू एल्डिहाइड फॉर्म। ये उन सब के लिए होता है जिसमें या तो एल्डिहाइड हो, ठीक है, या फिर वो सब रिड्यूसिंग शुगर जिसमें एल्डिहाइड खुले में हो, या वो टोट करके सिंपल एल्डिहाइड दे सके, ठीक है। यानी कि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो टूट जाए और उसमें एल्डिहाइड अगर शो हो रहा है तो वो ये टेस्ट दे देंगी, ठीक है। सेम चीज़ है, एल्डिहाइड क्या करेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस कर देगा सिल्वर को, सिल्वर आयन को सिल्वर में, सिल्वर आयन को सिल्वर में रिड्यूस
कर देता है। ठीक है, यानी कि जो सिल्वर आयन है उसे सिर्फ धातु में बदल देता है, सिल्वर धातु में सिल्वर मिरर बना देता है। ठीक है भाई, चांदी जो होती है चमकदार होती है, भले ही किसी दूसरे अपने सॉल्ट में ना हो, लेकिन अगर चांदी प्योर फॉर्म में है तो वो चमकदार होगी। दैट इज कॉल्ड द सिल्वर मिरर टेस्ट, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। कौन कौन देगा? ये देगा ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज भी क्या होता है, ओपन होने के बाद एल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसलिए अब चौथा आता है आयोडीन टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आयोडीन टेस्ट होता है इसमें सब्सटेंस क्या यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ये जनरली किसकी पहचान करता है? स्टार्च की पहचान करता है। किसकी पहचान? स्टार्च की, स्पेशली अमाइलोज हेलिक्स, दैट इज विशेष रूप से अमाइलोज जो होते हैं उनकी पहचान करता है। आयोडीन गेट्स ट्रैप्ड इन द अमाइलोज ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है आयोडीन, जब किसी स्टार्च के साथ या फिर मैं कहूँ तो अमाइलोज के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। आयोडीन का कैसा कलर देता है? ये ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जैसे स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तुरंत। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? स्टार्च, अमाइलोज, ग्लाइकोजन, इन सभी के साथ। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये जो हमारे ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ओलिगो प्लस पॉली, इन सब के लिए यूजफुल है। कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट। और इसके साथ फ्रेंड्स ये जो चैप्टर था ग्लूकोज वो मैंने वन शॉट में कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल्स मैंने बता दी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की, मैं मिलूंगा उसी में। बाय।